वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। नाजरीन खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के एपिसोड में। आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर हमने आज दावत दी है अपने गेस्ट को, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट मुसव्विर ज़ंजानी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक सर। थैंकफुल हैं आपके, आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है एस्ट्रोलॉजी की तरफ और सितारों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ। आप क्या सोचते हैं? देखिए नूर, इसमें ऐसा है कि ये बेसिकली इंसान की हमेशा से एक जिबिल्लत में रहा है। आप चाहे उसको इजहार करें या ना करें, लेकिन ये आपकी एक नेचर में चीज़ शामिल है कि इंसान हमेशा से तजस्सुस में रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है। इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने आने वाली ऑब्स्टेकल्स को, अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करना चाहता है। और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है भी गाइडलाइंस का इल्म। मतलब हम लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा मिस कम्युनिकेट कर जाते हैं, मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। लोग समझते हैं पता नहीं शायद कोई सितारा शनासी हो रही है या खुदा न खास्ता कोई शिरकिया चीज़ें हो रही हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब एक अच्छी चीज़ बहुत हुई है कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये प्रॉपर्ली एक साइंटिफिक नॉलेज है। मतलब हम अपनी तरफ से कोई इल्हामी चीज़ें तो नहीं बता रहे होते। जो चीज़ बताई जाती है वो एक कैलकुलेटेड चीज़ होती है, और कैलकुलेटेड चीज़ होती है। और उसके बाद ये डेफिनेटली कहा जाता है बीइंग अ मुस्लिम कि 100% अल्लाह ताला की ज़ात है। गैब की कुंजियाँ अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसान को वो सलाहियत अता की है जो उसने बाकी जानदारों को नहीं अता की। इंसान के एक छोटे से दिमाग में अक्ल का इतना बड़ा ख़जाना रख दिया है कि आप देखेंगे बड़े बड़े साइंसदान, तारीख़दान हमें मिलते हैं, और जिसमें मुस्लिम साइंसदान भी बहुत ज़्यादा हैं। और मुस्लिम साइंसदान ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया। उनको बीइंग एस्ट्रोनॉमर माना जाता है, लेकिन जब उनकी एस्ट्रोलॉजी की हम लोग प्रैक्टिसेस देखते हैं तो वो भी अपनी जगह के ऊपर उतनी ही एक्यूरेट आती हैं जितनी उनकी बाकी चीज़ों में एक्सपर्टीज थी। ऐसा ही है, सही कहा आपने। हम आज के दौर में देख रहे हैं लोगों का पत्थरों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को देखते थे, कुछ सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को देखते थे जिन्होंने पत्थर पहने होते थे। लेकिन अब हम हर इंसान को देखते हैं, चाहे उसका किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उसने पत्थर पहने होते हैं। क्या सोचते हैं इसकी तरफ रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या ये वाकई वर्केबल है? देखिए बिल्कुल, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में जो भी चीज़ तख्लीक की है वो किसी बगैर मकसद के नहीं की। अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं थी ना कि वो इतनी बड़ी बड़ी कानें बना दे जिसमें आपको एमरल्ड मिल रहा है, जिसमें आपको रूबी मिल रहा है, सफ़ायर मिल रहा है, जिसमें डायमंड निकल रहा है। अल्लाह ताला चाहता तो जैसे बाकी बजरी के दाने हैं उसी तरह हर चीज़ को उसी तरह तख्लीक फरमा सकता था। लेकिन हर चीज़ में अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी है, कशिश रखी है। इसी तरह जेम्स स्टोन्स की जो थेरेपी है, इसका भी अपना एक इम्पैक्ट होता है इंसान की ऑरा के ऊपर, इंसान के मिजाज के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर। और ये हमारे पास मुख्तलिफ रवायात में भी चीज़ मौजूद है। मुख्तलिफ रवायात में अगर हम लोग देखें तो फ़िरोज़े का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, जिसको हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने ख़ुद से पसंद किया, उन्होंने पहना। और इसके अलावा मौला अली मुश्किल कुशा करमोला वजहुल करीम, उन्होंने भी फ़िरोज़ा जो है उसकी अंगुश्तरी पहने रखी। और उसके बाद वही अंगुश्तरी आगे जो बाकी इमाम आए उनके पास भी वो मुंतकिल होती रही। इसी तरह अकीक के बारे में भी मुख्तलिफ रवायात हैं। अकीक यमनी जो है ये वो एक ऐसा पत्थर है कि जिसको हम लोग कलमा गो पत्थर की बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब अगर इसके बारे में हम लोग मुख्तलिफ रवायात में देखें तो हमारे पास एक वाक़या मिलता है जिसको अकीक यमनी से मंसूब किया जाता है। कुछ लोग जो कि यमन से ताल्लुक़ रखते थे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में, उनके पास आए। उन्होंने अपने साथ अपने इलाका के कुछ जेम्स स्टोन्स लेके आए जो कि अकीक की सूरत में थे। अकीक यमनी मोस्टली ब्राउनिश शेड में आता है। तो उन्होंने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर ये कहा कि अगर ये कलमा जो, ये पत्थर जो है ये कलमा पढ़ लेता है तो हमें आपकी नबुवत जो है उसकी गवाही मिल जाएगी और हम लोग भी मुसलमान हो जाएंगे। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वो पत्थर लिए, अपने हाथ मुबारक के ऊपर रखे और उन पत्थरों से ये मुखातिब होकर कहा कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है कि तुम मेरी नबुवत की गवाही दो। तो उन पत्थरों से कलमे की आवाज़ आई और उसके बाद तमाम जो वो लोग ख़ुद से पत्थर लेके आने वाले थे अपने साथ, तो वो मुसलमान हुए। इसी तरह अकीक के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। अकीक के जन्नत में 3 पहाड़ भी हैं, जिसमें से एक पहाड़ जो है वो अकीक यमनी का है, एक अकीक सब्ज़ का है, एक अकीक जर्द का है। तो हर अकीक बेसिकली 7 कलर्स में आता है। अकीक जो है ये बहुत ही मुबारक पत्थर है।
और इसकी इतनी ज़्यादा रवायात हैं, इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं रूहानी बरकतों के लिहाज से कि आप इसके बारे में इसकी अफादियत ये देखेंगे, जन्नत में भी इसके 3 पहाड़ मौजूद हैं और ये भी मुख्तलिफ़ रवायात में चीज़ शामिल है। और पत्थरों को अगर हम लोग वैसे देखें तो फ़िरोज़ा जो है ये रूहानियत से मंसूब है। फ़िरोज़ा जो है ये जुपिटर का स्टोन है। जुपिटर का ताल्लुक़ मज़हब, रूहानियत, कुशादगी, रिज़्क़ से आता है, इंसान की मज़हब के साथ अटैचमेंट से आता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी रूहानी मनसब के लोग होते हैं वो फ़िरोज़े को बहुत ज़्यादा पहनते हैं। अच्छा, एक हमने अक्सर लोगों से सुना है फ़िरोज़े में तरेड़ आ जाती है, वो टूट जाता है, ऐसा कब होता है? देखिए, जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपकी ज़िंदगी में नज़र बद के असरात होते हैं, तो फ़िरोज़ा में बाकायदा तरेड़ नहीं आती, फ़िरोज़ा बाकायदा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। और ये सिर्फ फ़िरोज़े के साथ नहीं है, अगर आपने कोई भी जेमस्टोन पहना होगा जो कि आपके जायचा के अकॉर्डिंगली आपको सूट कर रहा है, मतलब बहुत सारे जेमस्टोन लोग बगैर ऐसी बस मार्केट से लेके पहन लेते हैं या वो फैंसी लग रहे होते हैं वो पहन लेते हैं, इवन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो रियल भी है या नहीं है। हाँ, तो वो पहन लेते हैं। तो अगर आपको कोई जेमस्टोन सूट कर रहा है और वो आपने किसी ख़ास स्पेसिफिक मकसद के लिए पहना हुआ है, तो उस जेमस्टोन के ऊपर जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आएगी, कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आने लगेगी, तो उस परेशानी का इम्पेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो पत्थर अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से उसके असरात को कम करते हुए या तो वो क्रैक हो जाएगा या वो ब्रेक हो जाएगा या वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उस परेशानी का इम्पेक्ट बहुत कम हो जाएगा। सही। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, जो कि जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया और दोबारा डिमांड की आपको हम बुलाएं अपने शो में और आपसे डिस्कस करें ये बातें, उनमें से बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि क्या तरीकाकार है, हम सही और असली और खालिस पत्थर किस तरह से ख़रीद सकते हैं, क्या उसकी निशानियाँ हैं? देखिए, सबसे जो बेहतर चीज़ होती है ना वो तो यही है कि आजकल हमारे पास इतना मॉडर्न ज़माना है, मशीनरी है, आप उसको लैब टेस्ट करवाएं। लैब टेस्ट की सहूलत पाकिस्तान के हर शहर में, ऑलमोस्ट जो बड़ा शहर है, लाहौर में, पेशावर में है, इस्लामाबाद में, कराची में है। लेकिन वो लोग जो कि जेमोलॉजिस्ट हैं, जो कि इसके ऊपर बाकायदा डिग्रीज कर रहे हैं, वो तो उसको परख के वैसे ही चेक कर लेते हैं टेलीस्कोप से। लेकिन जेमस्टोन में भी अब इतना ज़्यादा चाइना जो है वो इतने फेक जेमस्टोन्स बना रहा है कि आप एक आम बंदा जो है वो उसको नहीं पहचान पाता। इवन के जो रियल जेमस्टोन्स हैं, अगर आप उसको भी माइक्रोस्कोपिक एनहांस करके देखेंगे तो उसमें भी आपको बाद में पता लगता है कि इसमें ग्लास फिलिंग हुई हुई है। अच्छा। अब ग्लास फिलिंग से लोगों के माइंड में ये आता है कि शायद इसमें शीशा भरा हुआ है, हालांकि वो शीशा नहीं होता, वो कोई लिक्विड फॉर्म होता है जिसको वो ग्लास में कन्वर्ट करके उसकी खूबसूरती को एनहांस करते हैं। तो क्या उस जो ग्लास फिलिंग होती है वो वाला पत्थर पहन लेने से कोई नुकसान होता है? नहीं, ऐसे अगर तो जेमस्टोन रियल है, अगर तो असल है, क्योंकि आजकल हमारे पास रियल जेमस्टोन मिलना भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया बन चुका है। क्योंकि हमारे पास जो भी अगर फॉर एग्जांपल रूबी आता है तो वो हीटेड होता है, अगर हमारे पास सफ़ायर आता है या हमारे पास एमरल्ड आता है तो उसको या तो ग्लास फिलिंग हुई होती है या ऑयलिंग हुई होती है। तो ये बेसिकली एक ऐसी टर्म्स हैं जो कि जेमोलॉजिस्ट इसको यूज़ कर रहे होते हैं उसको एनहांस करने के लिए, उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। लेकिन वो जेमस्टोन अगर किसी तरह भी रियल है तो आप उसको पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल शीशा है, ट्रांसपेरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर स्पिनल है, कोरंडम है, या अगर वो एक 7 अप की बोतल को तराश के आपको जेमस्टोन बना दिया है, तो वो जेमस्टोन तो पहनने से सिर्फ आपको खूबसूरती तो मिलेगी, लेकिन आपके ऑरा के ऊपर, आपके मिजाज के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। सही। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि पत्थर पहनने से हालात भी तब्दील हो जाते हैं और वो तब्दीली या नेगेटिव होती है, कई बार पॉजिटिव भी होती है। तो नेगेटिव सेंस में कैसे तब्दीली आती है? कई लोगों को पत्थर सूट नहीं करता है। देखिए, वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आपने अपने ज़ोडिक साइन, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली पहने, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंगली जनरल जेमस्टोन पहन लेते हैं, लेकिन वो आपको हॉरोस्कोप में सूट नहीं कर रहा होता, आपके जायचा में वो बिल्कुल आपको सूट नहीं कर रहा होता। तब आपको लगता है कि मतलब जेमस्टोन में तो सही था, लेकिन जब मैंने पहना है तो मेरे नुकसान हो रहे हैं, या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी आ गई। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं जब हमारे सामने बिल्कुल जायचा होता है, जिसको हॉरोस्कोप बोला जाता है, मतलब कुंडली बोला जाता है, कुछ भी बोलने वो जायचा ही कहलाएगा। प्लैनेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली कौन से प्लैनेट स्ट्रांग हैं, कौन से वीक हैं, जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनसे अकॉर्डिंगली जो कलर्स होते हैं, उनसे अकॉर्डिंगली जो जेमस्टोन्स होते हैं, अगर आप वो पहन रहे हैं तो फिर तो आपको खुदा न खास्ता कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। बेसिकली जेमस्टोन की थेरेपी होती क्या? जेमस्टोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने पहना और फौरी तौर के ऊपर उसने अपना असर करना शुरू कर दिया। बेसिकली होता ये है कि हम लोग जैसे कि जेमस्टोन पहनते हैं, लाइट पास होती है,
लाइट पास होके हमारी बॉडी में एंटर होती है। ठीक है। आप बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में या इवन रूम की जो लाइट होती है, जेम्सटोन से पास होकर जब हमारी बॉडी में वो रेज एंटर होती हैं तो आपकी बॉडी की गिर्द अल्लाह ताला ने एक हालाए नूर दिया हुआ है। ये वो हालाए नूर है जो कि हमें नज़र नहीं आता, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं, लेकिन अब तो ऑरा की मशीन्स आ गई हैं, आप उसमें देख सकते हैं। हमारे ऑरा में 7 कलर्स होते हैं, जिसको चक्रा भी बोला जाता है। अब जौन सा कलर आपकी बॉडी में कम होगा, अगर आपने वो जेम्सटोन पहना है और आपकी बॉडी में वो कलर एनहेंस हो गया, तो बेसिकली आपके मिजाज में चेंज आएगा, आपके सोचने के स्टाइल में चेंज आएगा। जो पहले आपको सुस्ती हो जाती थी, आपका दिल नहीं करता था काम करने को, वो चीज़ आप में से ख़त्म होगी और आप एक एक्टिव हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा तो तब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर आप को वो सूट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आपकी बजाय कि वो एनर्जी को एक्टिवेट करे, वो आपको डीमोटिवेट करेगा। जब डीमोटिवेट होगा, को मिलता है कि हम अगर पत्थर पहने तो उसे चांदी में बनवा कर पहने, और कुछ लोग उसे गोल्ड में बनवा लेते हैं, तो क्या है गोल्ड और चांदी का कोई कनेक्शन है? देखिए, बेसिकली सिल्वर जो है ये मेटल है मून का, चांद का, और इसके साथ साथ जितने भी वाइट एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें जो है आप प्लैटिनम पहन लें, जिसमें आप वाइल्ड गोल्ड पहन लें, ये भी मून के अंडर आएगा। लेकिन कुछ जेम्सटोन्स होते हैं जैसे कि वो फ्रेंडशिप की प्लानट होती है उनकी चांद के साथ, तो अगर आप चांद की धात में उनको पहन रहे हैं तो आपको ज़्यादा फेवर देंगे। अच्छा। कुछ जेम्सटोन्स होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप की प्लानिटरी पोजीशंस हैं सन के साथ, क्योंकि गोल्ड जो है ये सूरज की धात है, सन की। लेकिन हम वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम अगर देखते हैं, गैर मुस्लिम तो पहन सकते हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम अगर हम लोग देखें तो जो मेल्स है उनके लिए चमकदार चीज़ जो है वो गैर ममनू है, कि आप चमकदार चीज़ या कोई ऐसी मुशाबे वाली चीज़ ना पहने जो कि फीमेल्स की तरफ आपको लेके जाए। तो जिसमें गोल्ड जो है वो चमकने वाली चीज़ होती है, इस वजह से वो नहीं पहना जाता। लेकिन अगर आप वाइल्ड गोल्ड में पहन रहे हैं, अगर आप सिल्वर में पहन रहे हैं, तो तब तो आपके लिए सही है। ठीक है, हमें बताएंगे कौन से ज़ोडिक के लिए कौन सा पत्थर वैसे मुनासिब है? देखिए, हम अगर जनरली बात करते हैं तो हमारे पास जैसे कि पहला ज़ोडिक साइन है एरीज। एरीज का रूलिंग प्लैनेट मार्स आ जाता है, और मार्स के जो जेम्सटोन्स हैं वो रेड कोरल है, मरजान। मरजान एक ऐसा जेम्सटोन है, बल्कि इसको पत्थर कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ये बेसिकली समुंदर की लकड़ी होती है। रेड सी में आपने देखा होगा, जब ये वहाँ से समुंदर का पानी नीचे से निकलता है तो ये कॉरल्स वहाँ से निकलता है, और इसकी ओरिजिनलिटी की ये इंडिकेशन होती है कि जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, रेड कॉरल में कहीं ना कहीं पे थोड़े से सुराख होंगे। अच्छा। अगर वो सुराख नहीं होंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो रेड कॉरल एरीज वाले पहन सकते हैं। इसके अलावा रेड कॉरल का अगर आप देखें तो सूरह रहमान में भी जिक्र है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मरजान का जिक्र की फरमाया है, इसके बाद अल्लाह ताला ने याकूत का जिक्र फरमाया है, और इसके अलावा कुरान पाक की एक और सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने हदीद का जिक्र किया है। हदीद एक ऐसा जेम्सटोन है जो कि आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जीज, जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, उनको वो कैप्चर करता है। स्पेशली ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, अगर वो हदीद पहनते हैं, या ऐसे लोग जिनको नजर बद बहुत जल्दी लग जाती है, अगर वो हदीद पहनते हैं तो वो उससे महफूज रहते हैं। इसी तरह हम लोग जब जेम्सटोन्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है वो टॉरस आता है। टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट है ये वीनस है, और वीनस के अंडर जो स्टोन्स आ जाते हैं वो आते हैं ओपल, वाइट टोपाज, डायमंड, और यहाँ फिर वीनस वाले ही जो दूसरा ज़ोडिक साइन आता है वो लिब्रा में आ जाता है। लिब्रा वालों के लिए वाइट कॉरल भी आ जाता है, सफ़ेद मरजान। ये चीज़ इन 2 ज़ोडिक साइंस की होगी। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए आते हैं ग्रीन कलर के जितने स्टोन्स होते हैं, इसमें आप एमरल्ड पहन सकते हैं, सबसे बेहतर है। अगर आपको बहुत अच्छा एमरल्ड मिल रहा है तो आप उसको डेफिनेटली पहने, क्योंकि एमरल्ड एक ऐसा स्टोन है जो कि डायमंड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। स्पेशली हम अगर अपने पाकिस्तान की सवात की बात करें तो सवात का एमरल्ड बहुत अच्छा होता है। हम बहुत मुश्किल है कि हमें यहाँ पे वो मिल जाए, क्योंकि वो सब बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा एमरल्ड अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप उसमें सब्ज़ अकीक पहने, लेकिन सब्ज़ अकीक भी जो आप पहन रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो चाइना वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा तो फिर आप ग्रीन में एक स्टोन आता है पेरीडॉट, पेरीडॉट पहन सकते हैं। तो ये ग्रीन स्टोन में आप स्टोन्स पहन सकते हैं। और जेमिनी के साथ साथ यही जेम्सटोन्स विर्गो वालों के लिए भी आते हैं, क्योंकि विर्गो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी मरकरी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ज़ोडिक साइन आता है वो आता है कैंसर। कैंसेरियंस वालों का रूलिंग प्लैनेट है चांद। चांद का ताल्लुक होता है हमारी बॉडी में जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, पानी का वाटर लेवल है उससे, और चांद ठंडक का एहसास दिलाता है। तो इसमें मून
स्टोन सबसे बेहतर है। अगर मून स्टोन रियल मिल जाए तो तब, अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर पर्ल, जिसको हम मोती बोलते हैं, ख़वातीन का बड़ा फेवरेट होता है। और अगर वो भी नहीं मिल रहा तो फिर एक बहुत ही बाबरकत स्टोन आता है जिसको दुर नजफ़ बोला जाता है। दुर नजफ़ बेसिकली एक वाहिद ऐसा स्टोन है जो कि सिर्फ नजफ़ अशरफ से निकलता है। और नजफ़ में आपको पता है कि मौला अली हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का रोज़ा मुबारक है, और वहाँ पे एक कब्रिस्तान है जो कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें बहुत सारे अम्बिया सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। और कुछ रवायात के मुताबिक जब बारिश होती है उस कब्रिस्तान में जो पानी के कतरे गिरते हैं वो ज़मीन में जब जाते हैं उसके बाद ये पत्थर की सूरत में निकलते हैं। तो इस वजह से दुर नजफ़ इस बरकत से भी पहना जाता है, और वो मून का स्टोन भी है। और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की हम बात करेंगे तो हमारे पास लियो आ जाता है। लियो का जो रूलिंग प्लानट है वो सन है, और सन के अकॉर्डिंगली जो जेमस्टोन आता है वो आपके पास आता है रूबी, याकूत, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रहमान में ज़िक्र फरमाया। इसके बाद नेक्स्ट ज़ोडिक साइन विर्गो है, जिसको हमने जेमिनी के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास लिब्रा है, जिसको हमने टॉरस के साथ डिस्कस किया। और उससे नेक्स्ट हमारे पास ज़ोडिक साइन आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए रेड कॉरल भी होता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल उनके लिए गार्नेट होता है। गार्नेट पहने तो वो ज़्यादा फेवरेबल है। और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जैसे हम फिरोज़ा की बात कर रहे थे, तो सेजिटेरियंस वालों के लिए रूलिंग प्लानट जुपिटर है, तो उनके लिए फिरोज़ा आता है। फिरोज़ा पहने वो इनके लिए बहुत अच्छा है। और कैप्रिकॉन्स वालों के लिए सफ़ायर है, लैपिस lazuli है जिसको लाजवर्ड बोला जाता है, इवन ब्लैक अकीक भी है। और यही जेमस्टोन्स जो हैं वो एक्वेरियंस वालों के लिए भी हैं, लेकिन वो वेरी करते हैं कि आपके ज़ोडिक साइन में सैटर्न की पोजीशन क्या है। और इसके साथ साथ एक्वामेरीन, ये भी एक्वेरियंस वाले पहन सकते हैं। लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस की हम लोग बात करें तो पाइसेस वालों के लिए येलो कलर के जितने स्टोन्स आते हैं, जिसमें येलो सफ़ायर, येलो टपाज, इवन उनके लिए जर्द अकीक बहुत जो है मुबारक पत्थर है, क्योंकि इसका इवन एक पहाड़ है जो कि जन्नत में मुकीम है। तो इस लिहाज से ये तमाम जेमस्टोन्स हैं जो कि जनरली ये ज़ोडिक साइंस पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी रिकमेंड मैं यही हमेशा करता हूँ कि आप अपने ज़ोडिक साइन से बेहतर है कि आप अपना जायचा खुद से बनाएं। अब तो कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें, इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अपना डाटा एंटर करें, आपको ज़ोडिक साइन आपका एक जायचा पता लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। उस जायचे में सिर्फ आपने देखना ये है कि अगर आपने फाइनेंस के लिए कोई स्टोन पहनना है तो सेकंड हाउस का स्टोन पहन ले। अगर आपने हेल्थ के लिए कोई स्टोन पहनना है या अपने नसीब को बेहतर करने के लिए कोई स्टोन पहनना है तो आप 7 या फिर आप पहन लें 9th का, या फिर 5th का पहन लें मोहब्बत के लिए। तो ये वो जेमस्टोन्स हैं जो कि आप पहनेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। सही। सर, हम इस बारे में थोड़ा गाइड करें, कुछ हम फेमस सेलिब्रिटीज़ की भी बात कर सकते हैं जिनमें होता है ज़ोडिक के साथ मैच करके अपना नाम रखा जाता है। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका ज़ोडिक के साथ मैच है नेम, और वो मतलब बहुत कामयाब है, तो लोग उनकी मिसाल देते हैं। और अब ये ट्रेंड काफ़ी आता जा रहा है, लोग नाम रखने से पहले बच्चे का उनका ज़ोडिक के साथ मैच करते हैं। पहले ऐसा नहीं भी किया जाता था। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन किस हद तक फायदेमंद जिन लोगों को नो हाउ थी वो पहले भी करते थे। हाँ। उसमें 2 तरह के तरीके होते हैं। अब उसमें ये है कि जिन लोगों को इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का इल्म नहीं है, या जो मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछना चाहते, तो बेसिकली जो नौ मौलूद होता है, जो कि न्यू बॉर्न होता है, उसका नाम रखने के 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि जिसको नहीं पता, जिसकी अप्रोच नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो सिंपली ज़ोडिक साइन के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको देखते हैं कि कौन से हरूफ हैं और उससे शुरू होता हुआ नाम रख लेते हैं। हालांकि ज़्यादा बेहतर जो तरीका होता है, वो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप होरोस्कोप बनाएं। उसमें आप देखें कि बेसिकली जो राइजिंग प्लैनेट है वो कौन सा चल रहा है, और राइजिंग प्लैनेट अगर बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है, स्ट्रेंथन पोजीशन पे, तो फिर आप उस रोलिंग प्लैनेट के अल्फ़ाबेट से नाम रखें तो ज़्यादा पॉजिटिव है। नॉर्मली मैंने नोटिस किया है लियोस को जी बहुत जे और ZZ बहुत सूट करता है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि बेसिकली जी जो है ये आ जाता है एक्वेरियंस के अंडर। तो उसमें ये है कि मतलब इसमें कैप्रिकॉर्न के अंडर भी आ जाता है, एक्वेरियंस के अंडर भी आ जाता है, सैटर्न का अल्फ़ाबेट है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि जो 5वें घर का हो या फिर 9वें घर का हो या सेकंड हाउस का हो, तो ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि आपको सूट करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यही होता है कि आप जायचा बना के उसमें देखें कि मून की पोजीशन क्या है। चांद अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी पोजीशन पे है, तो उससे नाम रखना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको उससे भी ज़्यादा डीप जाना है तो फिर हमारे चांद की मनाजिल होती हैं। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मनाजिल का जिक्र किया है कि चांद अपनी मंजिलों से आगे पीछे कहीं नहीं जाता। तो चांद की मनाजिल होती हैं कि चांद पूरा जो एक चक्कर लगाता है पूरे 24 घंटों में, 2.5 दिन में, तो उस हर मंजिल के ऊपर से वो गुजरता है। हर मंजिल का भी एक अल्फ़ाबेट होता है। अगर आप उस मंजिल के मुताबिक नाम रखें तो वो ज़्यादा सूटेबल है। सबसे तो बेहतर ये है, और सबसे कम ये है कि आप अपने ज़ोडिक साइन के अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली नाम रख लें। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ, न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती है हमारे नामों के ऊपर।
आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम देखेंगे, अगर आप उनको न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे तो उनका नंबर 6 बन रहा होगा। सही। 6 नंबर जो है ये बेसिकली वीनस का नंबर है। 6 जो है ये फेम का नंबर है, पॉपुलैरिटी का नंबर है, ये क्रिएटिविटी का नंबर है। तो बड़ी जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं 6 नंबर्स की तरफ। अगर तो मतलब आपकी ऐसी फील्ड है जो मीडिया से रिलेटेड है, जो आर्ट से रिलेटेड है, तो आप अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसको 6 पे ले आएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो तो आप अपने नाम को 5 के ऊपर ले आएं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएं, आप में अंदर रूहानियत हो, लोग जो हैं वो आपकी सहर में जकड़े रहें, तो फिर आप अपना नंबर जो है वो 3 के ऊपर कर लें। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जो कि न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग चेंज करते हैं। सर, हम ख़वातीन या आजकल तो मर्द हजरात भी जब भी कपड़े पहनते हैं तो कलर स्कीम को फेस के साथ मैच करते हैं, लेकिन आपसे हमें ये जानने को मिला कि ये कलर थेरेपी हमारी शख्सियत के साथ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, शख्सियत के साथ मिलकर भी इसकी एक बड़ी मज़ेदार किस्म की फ़िलासफ़ी बन जाती है। कलर थेरेपी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, कलर थेरेपी जैसे कि जेमस्टोन्स हैं, तो जेमस्टोन भी बेसिकली तौर के ऊपर बजाते खुद जेमस्टोन पे भी काम करता है और कलर थेरेपी के ऊपर भी काम कर रहा होता है। इसी तरह हमारी जो, जैसे कि ये हमारे रेड सोफ़ाज़ हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल रेड को लेते हैं तो हमारे पास ये कलर आ जाता है मार्स के अंडर। रेड कलर जो होता है इंसान को एक्टिव करता है, इंसान को एग्रेशन की तरफ लेके जाता है, इंसान को मोटिवेशन की तरफ लेके जाता है। तो आप में ये है कि जब आप रेड कलर के गाड़ी में बैठे होंगे या रेड कलर के सोफास पे बैठे होंगे तो आपका एनर्जी लेवल बड़ा हाई होगा। तो यही राज है मेरे एनर्जी लेवल का। तो इसी तरह ये है कि जो हम लोग पूरा दिन कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ज़ोडिक साइन में आपने बहुत ज़्यादा एक वर्ड सुना होगा मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर से कि आपकी 60 सती चल रही है। हाँ, ये बेसिकली होता है 7.5 ईयर का टाइम होता है जिसमें सैटर्न आपके जायचे में वीकेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है। उस पोजीशन पे अगर आप सैटर्न का कलर पहन के घूमेंगे जो कि डार्क टोन्स में आता है, ब्लैक, नेवी ब्लू, चॉकलेट ब्राउन और इसी तरह के जितने डार्क टोन्स हैं, अगर आप वो पहन के घूम रहे होंगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करेंगे। आपके कामों में हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएंगी, रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी। लेकिन अगर आप जैसे ही सॉफ्ट टोन के कलर्स पहनना शुरू हो जाएंगे, आपका मोटिवेशन लेवल बेहतर हो जाएगा, आपका डिप्रेशन लेवल 0 पे आ जाएगा, आपके कामों में जो हर्डल्स आ रही हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह कलर थेरेपी जो है ये बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करती है। इवन अभी आप अगर सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो आपको लाहौर में ही या कराची में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जेमस्टोन की कलर थेरेपी से हमारे ऑरा को रेज दे के ट्रीट करते हैं। वो आपको जेमस्टोन पहनने को नहीं बोलेंगे, वो आपको आपके कपड़ों का कलर चेंज करने को नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लाइट पास करेंगे जेमस्टोन से और वो लाइट आपको हिट करेगी आपकी बॉडी के ऊपर। और कुछ ही देर के बाद आप अपनी ऑरा में जो चेंजेस आ रही होंगी उसके अकॉर्डिंगली अपने मूड, पर्सनालिटी और तमाम तर चीज़ों में चेंज फील करना शुरू करेंगे। इसको आप जेमस्टोन थेरेपी भी कह सकते हैं और इसको आप कलर थेरेपी भी कह सकते हैं। ये बहुत सारे 2-3 लोग हैं जो कि लाहौर में कर रहे हैं और ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। इवन वो लोग आपकी नफ्सियात को कंट्रोल करते हैं। जो लोग जो कि नफ्सियाती मरीज़ हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल बेहतर करते हैं। या वो इवन लोग जो कि किसी बीमारी में चले जाते हैं, उससे बीमारियों को वो ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी एक बहुत इंप्लीमेंट हो रही है। तो आपको इतनी नॉलेज है, इल्म है कि आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी ये चीज़ कैसे जज कर सकता है कि लाइक ये कलर्स मुझे नहीं पहनने चाहिए? लाइक उससे तो उन्होंने तो 60 सती का नहीं आइडिया ना सानू ही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि एक आम बंदे के लिए सबसे मेनली ये है कि जब आप खुद से जज कर सकते हैं, आपकी जो वार्डरोब है उसमें आपने जो कलर रखे होते हैं अपने कपड़ों के, स्पेशली फीमेल्स को तो पता होता है उनके तो हर कलर्स होते हैं। तो आप खुद से देखें कि आपने जिस दिन जो कलर पहना है, आपको उस कलर पहनने के बाद आपका मूड कैसा है। आपका मूड अच्छा है, आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्टिव फील कर रहे हैं, आपके कामों में हर्डल्स कितनी हुई हैं, लोगों ने आपको अट्रैक्ट किया या नहीं किया, आपके काम अगर लोगों के साथ लिंक है, वो काम टाइम पे हुए या नहीं हुए। अगर तो वो कलर पहनने से आपके सारे काम बेहतरीन हो गए तो वो आपके लिए फेवरेबल कलर है। अगर आप कोई ऐसा कलर पहन रहे हैं जिसमें आप अपने आप को घर से निकलते हुए बड़ा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, आपको धूप भी चुभ रही है, आपको रश भी लग रहा है, आपको गाड़ियों के हॉर्न भी बहुत शाउट सुनाई दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो कलर आपको सूट नहीं कर रहा, तो आपका मूड वो बिल्कुल सही नहीं रखे। इनसे मजीद कलरफुल बातें करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्रॉस टॉक। जी मुसव्विर साहब, क्रॉस टॉक हमारे सेकंड सेगमेंट में थोड़ा तड़का लगाते हैं पॉलिटिक्स का। बिल्कुल सही। जानते हैं पॉलिटिशियंस कब तक खवार होते रहेंगे और जो इक़्तिदार में है वो कब तक मजे लेते रहेंगे। सही। क्या सोचते हैं पीपल्स पार्टी के बारे में?
देखिए पीपल्स पार्टी का अगर मैं देखूं तो पीपल्स पार्टी के अकॉर्डिंगली जो उनकी क़यादत है, बेसिकली पूरी पार्टी जो है वो डिपेंडेबल होती है आपके लीडरशिप के ऊपर। और हम लोग इसी वजह से लीडरशिप का जायचा देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका जो सिंबल होता है उसको यहाँ जब वो बनी थी तब उसको चेक करते हैं। तो अभी जो लीडरशिप जो दो मेन चल रही है, एक बिलावल साहब आ जाते हैं, एक जरदारी साहब आ जाते हैं। दोनों के ही प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अभी वक्ती तौर के ऊपर पोजीशंस इतनी कोई अच्छी नहीं है। अगर मतलब वो कहें कि हम पीडीएम में या पीडीएम के थ्रू अगर कोई अदम एतमाद ले आए या कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव फाइल कर लें पीडीएम को, तो वो चीज़ अभी फौरी तौर पर रहती हुई नज़र नहीं आती। क्योंकि लास्ट भी कुछ प्रोग्राम्स में ये चीज़ जिक्र हो रही थी और तब तो पीडीएम बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तब बहुत ज़्यादा इनके धरने हो रहे थे, हर जगह इनकी तहरीकें चल रही थी। लेकिन अभी आप देखेंगे थोड़ी सी क्लैशेस आना शुरू हो गए। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि फ्यूचर में भी अभी फौरी तौर के ऊपर तो नहीं है, और ये रहेगा टाइम कोई इनका नेक्स्ट 2021-22 मार्च तक। मार्च के बाद से कोई दोनों के जायचों में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती हुई नजर आती है। ठीक है, हमें बताइए बिलावल साहब की शादी को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि आखिर ये कब शादी करेंगे, बहन की जिम्मेदारी पूरी कर दी, क्या देखते हैं? देखिए इनके जायचों में हम देखें तो अभी बेसिकली रिसेंटली जुपिटर की पोजीशन चेंज होने जा रही है। वैदिक नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो जुपिटर की पोजीशन अभी रिसेंटली चेंज हो रही है, और ये इनके लिए अच्छी फेवरेबल होगी रिलेशनशिप वाइज। लेकिन जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी के लिहाज से इनका जो अच्छा और नेक साल है वो जाके 2022 का आखिर और 2023 का स्टार्ट आता है, क्योंकि तब जुपिटर की जो फेवरेबल पोजीशन है इनके जायचे में 7वें घर को अच्छी नज़र से देख रहा होगा। तो वो एक अच्छी पोजीशन होगी कि तब इनकी कोई आपको इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सही है। हमें बताएं सर, पीएमएलएन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, कब तक इनका सफ़र चलता रहेगा? देखिए सफ़र जब तक ये सफ़र करके वापस नहीं आएंगे ना तो ये सफ़र इनका चलता रहेगा। तो ये बेसिकली ऐसा है कि इनकी भी लीडरशिप में हमारे पास 4 लोग आते हैं। इसमें एक दो जो हैं बड़े मियाँ साहब आ जाते हैं, इसके बाद एक तो भी बाहर आए हमजा शहबाज साहब, इसके बाद जो है बहुत एक्टिव जो है जिनकी अभी रिसेंटली जो है वो नैब से पेशी भी मुलतवी हुई, मरियम साहिबा। तो ये 4 लोगों के जायचे हमें देखने को मिलते हैं, और चारों ही जायचों में हम लोग देखें तो अभी वक्ती तौर के ऊपर कोई इतनी स्ट्रेंथन पोजीशन नज़र नहीं आती, बल्कि जो पोजीशन नज़र आ रही है हम लोग पाकिस्तान के जायचे को जब देखते हैं जो कि नए पाकिस्तान का जायचा है, जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ और पाकिस्तान का एक नया नक्शा बना 1971 के बाद का, जब वो पाकिस्तान का हम लोग जायचा देखते हैं तो इस साल अगस्त से लेके अगले साल मार्च तक पाकिस्तान के नए जायचे में मार्स की महादिशा शुरू हो रही। मार्च का ताल्लुक होता है बेसिकली इंसाफ से, मार्च का ताल्लुक होता है बेसिकली आपके जितने ये अदलिया से रिलेटेड चीज़ें, जितने फोर्सेस से रिलेटेड चीज़ें, तो फोर्सेस से रिलेटेड चीज़ें बड़ी एक्टिव हो रही हैं। इवन एहतसाब से रिलेटेड चीज़ें बहुत एक्टिव हो रही हैं। तो अगस्त से लेके मार्च तक का जो टाइम है ये एक ऐसा टाइम है कि चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, या चाहे वो इवन जो गवर्नमेंट अभी चल रही है इसमें ही मौजूदा लोग हों जिन्होंने करप्शंस की हैं, क्योंकि रिसेंटली करप्शंस तो हुई हैं, तभी तो महंगाई हो रही है, तभी तो चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसमें यह है कि जितने करप्शन ज़्यादा लोग हैं इनके लिए बड़ा सख्त एहतसाबी टाइम आने वाला है, जो कि इस साल स्टार्ट हो रहा है मार्च के एंड से। जो आज हम लोग जिस डेट पे मौजूद हैं इसको आप 2 दिन और ऐड कर लें, 2 दिन और ऐड कर लेंगे तो मार्च की वो डेट से स्टार्ट होके और अगस्त में इसकी सख्ती मज़ीद बढ़ेगी, अगस्त से लेके फिर ये अगले साल मार्च तक रहेगा। सही। तो ये टाइम एक ऐसा है कि जिसमें या तो अदलिया की तरफ से कुछ सख्ती मज़ीद बढ़ेगी, कोई एमरजेंसी टाइप, कोई मार्शल लॉ टाइप जो है इस तरह का होगा कि पैसे की रिकवरियाँ की जाएं, कोई एहतसाबी अमल स्टार्ट होने जा रहा है और ये अगस्त के बाद ये अमल शुरू हो जाएगा। सही। तो रास्ता मज़ीद तंग होता नजर आ रहा है, मज़ीद तंग होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, जो करप्शन है, जिन्होंने लूट किया हुआ है, उन सब के लिए रास्ते तंग हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ, पीटीआई की तरफ। पीटीआई का क्या जोर देख रहे हैं? लोग तो बहुत तंग है, अवाम तो बिल्कुल मतलब बहुत सारे लोग हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं। देखिए पीटीआई के हवाले से देखें तो इमरान खान के जायचे में हम लोग देखते हैं, तो अभी मेरे पास ये हमारा एक मौजूदा मैगज़ीन है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर आप हाईलाइट देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इमरान खान साहब बामुकाबला इमरान खान।
हाँ। तो ये कि इमरान खान साहब बामुकाबला इमरान खान के, वो उनकी आपस में उनका अपने साथ ही मुकाबला चल रहा है। ठीक है। मतलब उनका अपोजिशन की तो सख्ती एक अलग जगह हाँ। है, उनकी पीडीएम से तो प्रॉब्लम्स और जगह है, लेकिन वो आपस में अपनी जात से मुकाबले में चल रहे हैं, साथ ही लड़ते हुए यू टर्न हाँ, लेते मतलब ये आपस में एक यू टर्न के चक्कर में चल रहे हैं। और इनके अपने जायचे में जो एक अच्छी पोजीशन है, हाँ। वो इनकी ये है कि इनके जायचे में मलाविया योग लगा हुआ है, वो इंसान को फेम की तरफ लेके जाता है, पॉपुलैरिटी की तरफ लेके जाता है। तो नो डाउट इनका फेम है, पॉपुलैरिटी है। प्रेसिडेंट ये अगर अभी हमारे पास जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं भी थे, तब भी वो फेमस थे पूरी दुनिया में, ग्लोबली तौर के ऊपर फेमस थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनका वही फेम बरकरार है, बल्कि उसमें इजाफा हुआ। लेकिन जब हम देखते हैं मैनेजमेंट के लिहाज से, जब हम देखते हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, उस चीज़ को हम देखेंगे इनके हल्फ के जायचे के ऊपर। जब कोई वज़ीर आज़म आता है, जब कोई प्रेसिडेंट आता है, जब इवन कोई स्पीकर आता है, ओथ लेते हैं, ओथ का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बंदा जब ओथ उठा रहा है उसकी आगे की गवर्नमेंट कैसी होगी। अब ओथ का टाइम जो है इनका कोई इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। ओथ का टाइम अच्छा ना होने की वजह से इनको बड़ी शदीद अपोजिशन का सामना रहा। इनको अपोजिशन की वजह से बहुत सारे इनकी चीज़ें थी जो कि गो थ्रू ये नहीं कर पाए, और इवन इनकी अपनी जो मैनेजमेंट थी वो इनको इतनी स्ट्रेंथन नहीं मिली कि ये जो वादे करके आए थे उनको पूरा कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें इनके ओथ के टाइम में इतनी स्ट्रेंथन नहीं थी, और ये आगे चल के भी कोई इतनी स्ट्रेंथन नहीं है। बल्कि इनके अपने जायचे में हम लोग देखें तो इनका एक बड़ा सख्त टाइम शुरू होने जा रहा है, जो कि यही मैंने पाकिस्तान के जायचे के अकॉर्डिंगली आपको बताया कि अगस्त से मार्च तक का टाइम, ये भी इनके जायचे में भी सख्ती वाला शुरू हो रहा है कि अगर ये जो वादे करके आए किसी हद तक इन्होंने पूरे ना किए तो इनके इक़्तिदार को कुछ ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं, जो कि इस अगस्त से लेके अगले मार्च तक रहेंगे। अच्छा, क्या देखते हैं आप? 5 साल पूरे होते नजर आ रहे हैं आपको इस हुकूमत? 5 साल जो है ये हुकूमत के तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि इन हाउस चेंजेस, इन हाउस मामलात, और इवन ये जो अभी महीना शुरू हो रहा है अप्रैल का, अप्रैल और इससे जो नेक्स्ट 2 महीने आ रहे हैं मई और जून, इवन 11 फरवरी को, इसी साल 11 फरवरी को एक ग्रैंड अलायंस हुआ था प्लैनेट्स का, जिसके असरात आपको अब आने वाले 2-3 महीनों में देखने को मिलेंगे। स्पेशली जिसमें जून का महीना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि जून में भी प्लैनेट्स का एक ऐसा कंजंक्शन हो रहा है जिसमें हुकूमती अदारे जितने ज़्यादा हैं, हुकूमती सरबराहान जो हैं, उनके लिए काफ़ी क्रूशल टाइम है। अच्छा। और इवन के इस तरह का टाइम है कि इस तरह की आपको न्यूज़ सुनने को मिलेंगी कि आया निज़ाम जो है वो पार्लियामेंटी होना चाहिए, निज़ाम जो है वो सदारती होना चाहिए। तो इस बारे में भी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो चेंज करके सदारती तौर के ऊपर कर लिया जाए। तो इस तरह की इक़्तिदार की ख़राबियों वाली जो चीज़ें हैं ये अगले 2-3 महीनों में आपको सुनने को मिलेंगी। इमरान खान साहब की पहले की जो शादियाँ थी वो तो कुछ खास कामयाब नहीं रही। पिंकी साहिबा के साथ आप उनकी शादी को किस हद तक कामयाब होता देखते हैं? देखिए, कामयाब शादी के लिए डेफिनेटली तौर के पर आपको इल्म है कि जहाँ पे ख़तून खाना का एक बड़ा रोल होता है, हाँ। वहीं पे हम क्योंकि इल्मी बात करेंगे, इल्मी तौर के ऊपर हमारे पास जो है निकाह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निकाह का टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कोई भी बंधन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपके उस टाइम के ऊपर। तो डेफिनेटली तौर के ऊपर उनकी जो पहली शादियाँ हुई हैं उनके निकाह के टाइम्स डेफिनेटली वो अच्छे नहीं थे। इवन सेकंड मैरिज का जो निकाह का टाइम था वो तो इस तरह का था कि वो आपको चंद महीनों में, इवन के मतलब 1.5 साल में वो चीज़ आपको नज़र आ गई। हाँ। ये जो डेफिनेटली हुआ है इसमें आपने बहुत सारा देखा होगा कि रेमेडीज़ भी हुई हैं। हाँ। निकाह होने से पहले, शादी होने से पहले, ख़बरें मीडिया पे आने से पहले बहुत सारी रेमेडीज़ की गई, बहुत सारे सदक़ात दिए गए, इवन के हाज़री भी जाके जो है वो दी गई। तो ये चीज़ वो है कि जो रेमेडी की सूरत में करके आप काम करते हैं तो वो बरकरार रहता है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होता। सही। हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत के कुछ प्रोमिनेंट नामों की जो वजारत में भी हैं, और उनके हालात के बारे में थोड़ा जानते हैं कि उनके हालात कैसे रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का हम लोग अगर जायज़ा देखते हैं, क्योंकि मेरी वालिद साहब के साथ जो है उनकी सलाम दुआ रहती है इस हवाले से, तो उसमें यह है कि उनकी जायचे में जो सख्ती थी वो पिछले के अदवार में थी जो कि उन्होंने फेस की। अभी का जो उनका टेन्योर चल रहा है ये इनके आगे आने वाले 5 से 6 महीने काफ़ी अच्छे हैं, और ये इसी तरह एक्टिव आपको नज़र आएंगी, आपको मीडिया पे नज़र आएंगी। तो ये इनका जो टाइम फ्रेम चल रहा है 6 महीने तक तो ये रहती हुई नज़र आती हैं। कहीं आपके वालिद साहब की तरफ से तो ये नहीं था कि पीपल्स पार्टी छोड़ो से आगे पीटीआई में पढ़ो? नहीं, ये इनका अपना खैर डिसीजन था, और मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने लिया। ठीक है। और क्योंकि एक अच्छा जो सीनियर पॉलिटिशियन होता है उसको आगे आने वाला हालात जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, हमने क्या करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद।
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का अगर हम लोग जायशा देखें, बड़ी नफीस खतून है, बड़ी नफीस हैं, मुखलिस हो के काम करने वाली हैं। इवन अगर वो जब गवर्नमेंट में नहीं भी थी, उनका हम लोग पास्ट का भी अगर हिस्ट्री देखते हैं, उनका किरदार देखते हैं, तो तब भी वो बड़ी एक नफीस खतून थी और वो अपने शोबे के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। हाँ, ठीक है ना, अपने शोबे के साथ बहुत मुखलिस हैं और वो डेफिनेटली तौर के ऊपर कुछ करना चाहती हैं और वो कर भी रही हैं। तो इस लिहाज से वो डेफिनेटली तौर के ऊपर जो चीज़ें कर रही हैं, चाहे वो मीडिया पे आए या ना आए, तो इस लिहाज से उनको उसका अजर जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, उसमें कोई इख्तिताम या उनकी सीट को कोई ऐसे ख़तरात नहीं है, तो उस बारे में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती। सही। उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली है कि इनका जायचा इटसेल्फ इतना कोई स्ट्रेंथन नहीं है, इनका जायचा इटसेल्फ इतना स्ट्रेंथन नहीं है, लेकिन ये है कि इनको क्योंकि सीट पे लाके बिठा दिया गया है, तो अब ये है कि काम तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फौरी तौर के ऊपर इनकी भी तब्दीली या इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन यह है कि इनके जायचे में वो फेम, वो पॉपुलैरिटी, वो सन की स्ट्रेंथनिंग नहीं है जो कि शहबाज शरीफ के जायचे में थी। तो इस वजह से ये है कि आप जिस भी सीट पे होते हैं, इदारे आपसे काम तो करवा लेते हैं। ठीक है, इदारों ने काम करवाना हो तो वो करवाते रहते हैं, आपको इटसेल्फ वो फेम ना मिल रहा हो तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये है कि इनका कोई चेंज या इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। सही। शहबाज गिल साहब के साथ हाल में ही बहुत ज़्यादा उन्हें सख्त सामना करना पड़ा मुश्किलात का, तो क्या देखते हैं आगे भी ऐसे अंडे टमाटर चलते रहेंगे? नहीं, देखें उसमें मेरे ख्याल से इंसान को जो है वो कुछ ज़िंदगी के तजुर्बात से सबक मिल जाता है बड़ा अच्छा, और फिर फ्यूचर में वो उस चीज़ को थोड़ा सा एहतियात कर रहा होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से उनकी जो हालिया मैंने चीज़ें देखी है उसमें काफ़ी मैंने एहतियात देखी है इस लिहाज से पहले की निस्बत। लेकिन ये है कि उनके अपने अगर हम लोग जायचे में प्लेंट्री पोजीशंस देखते हैं तो उनका जो एक रोल नज़र आता है वो मेरे ख्याल से कोई अगस्त तक तो बड़ा एक्टिव है, लेकिन अगस्त के बाद से माइट भी उनकी कोई ड्यूटीज़, उनके जो फ़राइज़ हैं वो कुछ थोड़े से चेंज कर दिए जाएँ। तो ये चीज़ अगस्त के बाद है जब मार्च की महादिशा शुरू होगी। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे शो में आए और हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका हमें जवाब नहीं मिल रहा था, हमारे व्यूअर्स हमें ऐसे क्वेश्चन सेंड कर रहे थे जिनके लिए वो काफ़ी बेताब थे, आपने उन सब का हमें जवाब दिया। थैंक यू सो मच, आप आए। यहाँ चलते हैं इख्तिताम की तरफ, वाइंड अप का टाइम हो रहा है, चलते हैं वाइंडिंग की तरफ। अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए, देखते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।